पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2015 के एक मामले में की कार्रवाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। एशियाई खेलों के 5वें दिन आज निशानेबाजी टीम ने भारत को दिलाए स्वर्ण पदक। वुशु में रोशोबिना नाउरेम ने 60 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। भारत के खाते में अब तक कुल 24 पदक। महिला बैडमिंटन टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। देश भर में धूमधाम से दी जा रही आज गणपति बप्पा को विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। और ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल पंजाब पुलिस ने आज कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया है और सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी के लिए जलालाबाद पुलिस ने आज सुबह उनके चंडीगढ़ आवास पर छापेमारी की। खेरा के खिलाफ चल रहे एक पुराने एनडीपीएस केस में ये गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में करीब 1 घंटे की कागजी कार्यवाही के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ जलालाबाद ले गई। खेरा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुखपाल खेरा इस समय भुलत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। और वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खेरा के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे तो इतनी देर क्यों कार्रवाई हुई। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। 2015 का केस है। 2022 मार्च में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आज सितंबर 2023 है। यदि उनके खिलाफ इतने सारे सबूत और पुख्ता तथ्य थे तो इतने महीनों तक कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस ने क्यों नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि इस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो चल रहा है, कभी बाजवा जी कहते हैं कि 32 विधायक आम आदमी पार्टी के मेरे साथ है, कभी वो कहते हैं कि 13 की 13 पंजाब की सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इनका जो राजनीतिक निकाह हुआ है वो अब 3 तलाक की ओर बढ़ चुका है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास में रिनोवेशन को लेकर कथित गड़बड़ी और कदाचार पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया है। प्राथमिक जांच आरोपों को तय करने का पहला कदम है और अगर सबूत मिलते हैं तो इसके बाद रेगुलर एफआईआर के साथ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने निर्माण से संबंधित मंजूरी और सिफारिश से जुड़े तमाम रिकॉर्ड को पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा है। इसमें टेंडर दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से लगाई गई बोली, इमारत की योजना की मंजूरी और इन कामों को कराए जाने के आवेदन शामिल हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीबीआई की जांच का स्वागत किया है। ये केवल एक शीश महल नहीं था बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तब भी विरोध किया जब सीएजी ने इसमें ऑडिट की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को भी चुराने की और उसमें धांधली करने की कोशिश की, वो भी सामने निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं
चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। वो राजस्थान के अपने दौरे के बाद सीधा रायपुर पहुंच रहे हैं। आज वो बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में दूसरी सूची के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने अभी तक 21 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अन्य प्रत्याशियों के लिए भी जल्द ही सूची जारी की जाएगी। वहीं प्रदेश में चल रही परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेकर वो सियासी नब्ज टटोलेंगे। वो उच्च स्तरीय बैठक भी लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही वो अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वो अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा भी करेंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद और निज्जर की हत्या से जुड़े वाद विवाद के बीच हो रही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादी समूहों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़े संगठित अपराध पर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को बने रहने दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शेरपा अमिताभ कांत, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और DEA सचिव अजय सेठ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के नतीजों पर आगे की कार्यवाही की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान डॉक्टर पीके मिश्रा ने अधिकारियों से G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियों को शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री पहले ही की थी। इसके अलावा सभी कार्य समूहों को अपने अपने मंत्रालय और विभागों द्वारा सम्मेलन के परिणामों पर मासिक अपडेट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ ही कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने बेहतर और ठोस परिणाम हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए इस विशेष सत्र में संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारतीय सेना आज अपना 197वां गनर्स डे मना रही है। गनर्स डे का अपना शानदार इतिहास रहा है। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया की आधुनिकतम हथियार हैं। आज इस खास दिन पर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी इस वक्त जोश से भर जाएंगे। और वहीं 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बावली में जन्मे शहीद आजम भगत सिंह की आज 116वीं जयंती है।
देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी से लटका दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। आज शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अथक संघर्ष का प्रतीक बने रहेंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर दिखा बाजुए खाते हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गणेशोत्सव की। तो आज अनंत चतुर्दशी है और आज पूरे देश भर में 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी और संकट अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन सुख समृद्धि बनी रहती है। मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारी भी की हुई है। वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर आज उन बच्चों ने उनसे मुलाकात की जो इरशालवाड़ी भूस्खलन में अनाथ हो गए थे। इन बच्चों ने गणेश उत्सव के अवसर पर आरती भी की। और साथ ही आपको बता दें कि आज ईद मिलाद उन नबी है। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये उत्सव उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था।
ईद मिलाद उन नबी के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह ने कहा कि जुलूस को सकुशल संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जुलूस में जैसे जैसे लोग आएंगे, हम सभी पूरी व्यवस्था के अनुसार उनको जैसा पहले से होता आया है, ऐतिहासिक तरीके से जैसे होता आया है, उसी प्रकार से जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हैं और अच्छी तरीके से जुलूस निकलेगा। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। देश भर में मिलाद उन नबी का त्योहार आज मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि हमारे समाज में भाईचारे और दयालुता की भावना बढ़ती रहे, सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। ईद मुबारकबाद। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते और अन्य खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम कल से 1 अक्टूबर के बीच जयपुर का दौरा करेगी। राज्य में चुनाव आयोग की टीम चुनाव संबंधित सभी पक्षों के साथ वार्ता करेगी और चुनाव की तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम के लिए राय मशवरा भी करेगी। इस मामले में आयोग की टीम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत भी करेगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के साथ ही हर भारतीय में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। और अभियान के दूसरे चरण में नेहरू युवा केंद्र पानीपत द्वारा जागरूक रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। देखिए। पानीपत के मतलौड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली इलाके के गलियों में जब गुजरी तो हर घर से महिलाएं बाहर निकली और अमृत कलश को नमन करते हुए कलश में अक्षत और मिट्टी डाली। इस दौरान पूरा इलाका वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष से गूंज उठा। सैकड़ों युवा जब अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए गांव की गलियों से गुजरे तो पूरे गांव का माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया। नेहरू युवा केंद्र पानीपत अधिकारी स्नेहलता ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दूसरे चरण के बारे में बताया। मतलौड़ा ब्लॉक के सभी गांवों में आज मिट्टी और चावल का आयोजन किया गया और वहां के युवाओं ने, युवतियों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हम ये मिट्टी और चावल दिल्ली पहुंचाएंगे और ये प्रोग्राम 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जनता निष्ठा और उत्साह के साथ शामिल हो रही है। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा में हमने चावल का, मिट्टी का दान किया है। इससे देश की एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहे और हम एक साथ होके देश में सहयोग करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो ये टीम हमारे यहाँ पे कलश यात्रा लेके अमृत उत्सव, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रही है, तो इसके लिए हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं। देश के अमरवीर शहीदों और सैनिकों को सम्मान देने के लिए शुरू किए गए अभियान में देश के हर कोने से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के आने से जनता के मन में अपने देश को आजाद करवाने वाले अमरवीर शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं राजस्थान के सीकर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र के मार्गदर्शन में मालियों की ढाणी में युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाते हुए मेरी माटी मेरा देश के द्वितीय चरण की जानकारी दी और जुड़ने का आह्वान भी किया। इस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पौधे वितरित करके सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजन में विवेकानंद नवयुवक मंडल के संचालक शंकर एवं मुकेश सैनी का सहयोग रहा। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की जानकारी दी। अक्टूबर में एक कार्यक्रम आया है जिसमें जो ब्लॉक स्तर पे जो अमृत कलश रखे गए थे और नगर परिषद स्तर पे जो अमृत कलश थे, उन अमृत कलशों को नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि के माध्यम से स्टेट होते हुए दिल्ली ले जाए जाएंगे। उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी मोहित जी यहाँ पे हैं, एसडीएम साहब धोध यहाँ हैं और अन्य साथी अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी हैं, आप सभी हैं। तो ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। इसका जो अब अंतिम जो एक कार्यक्रम का पार्ट था कि अमृत कलश यहाँ से दिल्ली ले जाने, वो कार्यक्रम अभी संपादित होना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए हैं। उनके बिना ही ये बहस आगे बढ़ी, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। 77 साल के ट्रंप ने अगस्त में घोषणा की थी कि वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, जो आमतौर पर राष्ट्रपति पद के नामांकन प्रतियोगिताओं का मुख्य हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन प्रतिद्वंदियों ने चर्चा के दौरान चीन से लेकर प्रवासन से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति बाइडेन और एक दूसरे पर हमला किया। इस बहस में ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस, राजनीतिक नवागंतुक विवेक रामास्वामी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत निक्की हेली, ट्रंप के उपाध्यक्ष माइक पेंस और न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत ऑटो कर्मियों की हड़ताल से निपटने के बारे में एक सवाल के साथ हुई, जहां रामास्वामी ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। वहीं स्कॉट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता श्रम के बजाय आप्रवासन थी। बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कोई वक्ता उभरकर सामने नहीं आया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हड़ताल कर रहे ऑटो वर्कर यूनियन की बड़ी कार निर्माताओं की बातचीत का कोई सार्थक हल नहीं निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटो वर्कर इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के साथ जल्द ही बेकार हो जाएंगे। ट्रंप ने मिशिगन में ऑटो उद्योग के श्रमिकों से ये मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन इतिहास में सबसे अधिक संघ समर्थक राष्ट्रपति होने का दावा करते हैं, वो सब बकवास है और वो इसके बारे में सोचें। उनका पूरा करियर आर्थिक देशद्रोह और संघ विनाश का कार्य कर रहा है। अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने और अपने देश से नए शीत युद्ध में अमेरिका का सामना करने वाले राष्ट्रों के गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम ने संसद के 2 दिवसीय सत्र के दौरान परमाणु हथियार को लेकर टिप्पणी की है। किम ने इस बयान में बताया कि देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार की उनकी नीति को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। मंगलवार और बुधवार को सुप्रीम पीपल्स असेंबली का सत्र किम द्वारा इस महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और सैन्य और प्रौद्योगिकी स्थलों का दौरा करने के लिए रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा के बाद हुआ है। अंतर कोरियाई सीमा पार कर जुलाई में उत्तर कोरिया में दाखिल होने वाले और स्वीडन व चीन की सहायता से रिहा हुए अमेरिकी सैनिक ट्रेविस किंग फिलहाल अमेरिकी हिरासत में है। वॉशिंगटन में अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। किंग को उत्तर कोरिया से बाहर चीन की सीमा के पार स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी रिहाई की घोषणा उत्तर कोरिया के आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के तुरंत बाद हुई कि प्योंगयांग ने जांच के बाद उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया। किंग्स 18 जुलाई को
असैन्यकृत क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र के दौरे के दौरान उत्तर कोरिया में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद उत्तर कोरिया में उन्हें हिरासत में लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तर कोरिया की हिरासत से किंग को रिहा कराने के लिए हम चीन सरकार के आभारी हैं। और अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील में चक्रवात के कारण पोर्टो अलेग्रे में गुआइबा नदी के आसपास के इलाके में पानी भर गया है। यहां मौजूद स्टेडियम में भी लबालब पानी भरा हुआ है। इससे पहले पूरे राज्य में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई थी। नदी में पानी के बहाव के स्थिर रहने और कल से इसके स्तर में कमी आने की भी संभावना है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं 19वें एशियाई खेलों की। और एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये छठा स्वर्ण पदक है। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने स्वर्ण की रेस में चीन को पीछे छोड़ा। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी स्थान बना लिया है। वहीं एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक हासिल किया। भारत के लिए रोशोबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशोबिना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप हालांकि प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्हें चीन की वू जियाओ के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों में भारत का ये 8वां रजत पदक है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2015 के एक मामले में की कार्रवाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। एशियाई खेलों के 5वें दिन आज निशानेबाजी टीम ने भारत को दिलाए स्वर्ण पदक। वुशु में रोशोबिना नाउरेम ने 60 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। भारत के खाते में अब तक कुल 24 पदक। महिला बैडमिंटन टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। देश भर में धूमधाम से दी जा रही आज गणपति बप्पा को विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। और ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल पंजाब पुलिस ने आज कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया है और सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी के लिए जलालाबाद पुलिस ने आज सुबह उनके चंडीगढ़ आवास पर छापेमारी की। खेरा के खिलाफ चल रहे एक पुराने एनडीपीएस केस में ये गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में करीब 1 घंटे की कागजी कार्यवाही के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ जलालाबाद ले गई। खेरा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुखपाल खेरा इस समय भुलत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। और वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खेरा के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे तो इतनी देर क्यों कार्रवाई हुई। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। 2015 का केस है। 2022 मार्च में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आज सितंबर 2023 है। यदि उनके खिलाफ इतने सारे सबूत और पुख्ता तथ्य थे तो इतने महीनों तक कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस ने क्यों नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि इस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो चल रहा है, कभी बाजवा जी कहते हैं कि 32 विधायक आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, कभी वो कहते हैं कि 13 की 13 पंजाब की सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इनका जो राजनीतिक निकाह हुआ है वो अब 3 तलाक की ओर बढ़ चुका है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास में रिनोवेशन को लेकर कथित गड़बड़ी और कदाचार पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया है। प्राथमिक जांच आरोपों को तय करने का पहला कदम है और अगर सबूत मिलते हैं तो इसके बाद रेगुलर एफआईआर के साथ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने निर्माण से संबंधित मंजूरी और सिफारिश से जुड़े तमाम रिकॉर्ड को पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा है। इसमें टेंडर दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से लगाई गई बोली, इमारत की योजना की मंजूरी और इन कामों को कराए जाने के आवेदन शामिल हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीबीआई की जांच का स्वागत किया है। ये केवल एक शीश महल नहीं था बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तब भी विरोध किया जब सीएजी ने इसमें ऑडिट की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को भी चुराने की और उसमें धांधली करने की कोशिश की, वो भी सामने निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं
चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। वो राजस्थान के अपने दौरे के बाद सीधा रायपुर पहुंच रहे हैं। आज वो बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में दूसरी सूची के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने अभी तक 21 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अन्य प्रत्याशियों के लिए भी जल्द ही सूची जारी की जाएगी। वहीं प्रदेश में चल रही परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेकर वो सियासी नब्ज टटोलेंगे। वो उच्च स्तरीय बैठक भी लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही वो अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वो अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा भी करेंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद और निज्जर की हत्या से जुड़े वाद विवाद के बीच हो रही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादी समूहों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़े संगठित अपराध पर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को बने रहने दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शेरपा अमिताभ कांत, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और DEA सचिव अजय सेठ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के नतीजों पर आगे की कार्यवाही की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान डॉक्टर पीके मिश्रा ने अधिकारियों से G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियों को शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री पहले ही की थी। इसके अलावा सभी कार्य समूहों को अपने अपने मंत्रालय और विभागों द्वारा सम्मेलन के परिणामों पर मासिक अपडेट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ ही कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने बेहतर और ठोस परिणाम हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए इस विशेष सत्र में संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारतीय सेना आज अपना 197वां गनर्स डे मना रही है। गनर्स डे का अपना शानदार इतिहास रहा है। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया की आधुनिकतम हथियार हैं। आज इस खास दिन पर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी इस वक्त जोश से भर जाएंगे। और वहीं 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बावली में जन्मे शहीद आजम भगत सिंह की आज 116वीं जयंती है।
देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी से लटका दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। आज शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अथक संघर्ष का प्रतीक बने रहेंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर देना बाजुए खाते हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गणेशोत्सव की। तो आज अनंत चतुर्दशी है और आज पूरे देश भर में 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी और संकट अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन सुख समृद्धि बनी रहती है। मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारी भी की हुई है। वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास को सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भवन, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। न्यूट्रल देश बनने की जो एक एम्बिशंस प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, उसके अनुसार काफी इनिशिएटिव हमने लिए हैं। और ये जो स्वच्छता ही सेवा है जो पखवाड़ा है, इसमें हमने अनेक योजनाएं हाथ में ली है। जो स्वच्छ भारत की महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का जो एक प्रकार से मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, इसमें काफी सफलता मिली है। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने हमारे यहाँ क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग नेशनल हाईवेज, रेसियल एम्यूनिटीज, ढाबास, टोल प्लाजा एंड बस स्टॉप शेल्टर्स और करीब 13,000 लोकेशंस है। 7,000 लोकेशंस हमने ऑलरेडी कवर की है। इसमें एक बात ध्यान में है कि हमारे जो रोड साइड विशेष रूप से हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें अनेक जगह अभी बरसात में ध्यान में है कि पानी चौकअप हो जाता है, वो बाहर आ जाती है। तो अभी रोड से
हम लोग उसको चेक करेंगे और उसको साफ करने की एक नई नीति बनाकर हमारे हाईवे पर जो हमने ये सिस्टम बनाई है उसको इफेक्टिव करने के बारे में हम पॉलिसी बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट है वो भी रोड में, जिसके कारण स्वच्छता भी होती है, तकलीफ भी होती है, एक्सीडेंट भी होती है। ये जो ड्रेनेज अलॉन्ग NH है जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पॉलिसी बनाकर काम करेंगे। NH पोटहोल्स जो है इसमें जो रास्ते पर बरसात में गड्ढे पड़ते इससे तकलीफ होती है, हम ऐसी एक योजना तैयार कर रहे हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए जो सुशिक्षित एजुकेटेड इंजीनियर्स है उनके तरफ से वो मेंटेन करेंगे और ताकि कोई गड्ढा नहीं रहेगा और इसके कारण निश्चित रूप से पानी भी उसमें आता है, अस्वच्छता भी होती है, उसकी भी योजना तैयार कर रहे हैं। बाद में सोलर एनर्जी पर काफी जगह हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाए और अनेक जगह पर उसके कारण भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन कम हुआ। 1 तारीख को 1 घंटा प्रोग्राम ऐसा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसमें मन की बात में उसको डिक्लेयर किया है। तो स्वच्छता ही सेवा 2023 1 तारीख 1 घंटा प्रोग्राम, इसके भी प्लानिंग बड़े प्रमाण पर हमने किया। ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज जो हमारा जो सेक्टर है इसमें हम श्रमदान की एक्टिविटी भी करेंगे क्लीननेस के लिए और इसमें हमारे RO PD सब नीचे लेवल तक सबको सूचना दी गई है और ये भी कार्यक्रम हम क्लीननेस के हिसाब से करेंगे। जैसे हमारा 841 टोल प्लाजा है, वहाँ भी प्लास्टिक मुक्त करना, वहाँ भी स्वच्छता करना, ये सब कार्यक्रम रखे हैं। ये स्पेशल कैंपेन इंप्रूविंग क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेफरेंसेस, और एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑफिस में जो लोक प्रतिनिधियों के रेफरेंसेस पेंडिंग है उसको भी निकालें। ऑफिस से जो वेस्ट है और आम जनता की शिकायतें और लोक प्रतिनिधियों की तकरारें, उसको निर्णय करके ये भी डिस्पोजल करना चाहिए। ये 2 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच में ये बात उन्होंने हम सबको आदेश दिया, इसका भी कोशिश हम कर रहे हैं। विशेष रूप से आपने अभी इस फिल्म में देखा होगा कि हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पैकेज में और UR2 जो अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेट होगा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेस है वो लगता है और जिससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम कम होगा। ये जो पूरा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो लोग दिल्ली में घुस रहे हैं, ये एक तो पेरिफेरल रोड से निकल जाएंगे और बाकी बातें जो रहेंगे वो डायरेक्ट 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर और मुंबई, गुजरात जाना है तो फिर वह दिल्ली के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस 2 रोड में और विशेष रूप से अहमदाबाद बोलेरो, ये जो एक्सप्रेस हाईवे 3 हाईवे में हमने काफी बड़े प्रमाण पर तो जो वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट करके यूज किया है। दिल्ली में मैं दिल्ली की कम जानकारी रखता हूं पर 4-5 पहाड़ है। मैं मजाक में कहता था कि कभी इसको भी टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, लोगों को दिखाओ, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। तो ये जो है इसमें से हमने दिल्ली में 220 लाख टन एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, मुंबई में 260 लाख टन है और अगर ये पूरा हिसाब किया जाए तो बड़े शहरों में 10,000 हेक्टेयर जमीन पर प्राइम अर्बन लैंड पर ये पूरी वेस्ट एक्यूमुलेटेड वेस्ट पड़ी हुई है और सिविक एजेंसी जो है उनके लिए इसका सेग्रीगेशन करना सॉलिड वेस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इसमें से प्लास्टिक निकलता है, ग्लास और मेटल निकलती है, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है। मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट भी करता हूं। तो मैंने मेरे यहाँ भी एक प्लांट डाला है जो 1-8 महीने में शुरू होगा। तो प्लास्टिक वेस्ट से क्रूड पेट्रोल निकाल रहे हैं और ट्रैक्टर में, ट्रक में वो डीजल के इसमें 50% डालकर हमने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया। देश में ऐसे मथुरा में अनेक जगह पर प्रयोग है। तो प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल ये भी निकलेगा। एल्यूमिनियम हम इंपोर्ट करते हैं, वो वेस्ट में काम आएगा। ग्लास से हम रिसाइकलिंग करते हैं और जो वेस्ट है उसको हम लेकर उसको रोड में यूज कर रहे हैं। अब हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, लगभग पॉलिसी फाइनल हो गई है और वो पॉलिसी में नगर परिषद और महानगर पालिका की जो वेस्ट होगी उसमें 40 लाख का यूनिट लगता है सेग्रीगेशन करने का और वो वेस्ट वहां से निकालकर फिर हम लोग सेग्रीगेट की हुई जो वेस्ट है
जो प्लास्टिक, ग्लास और मेटल निकल के वो हम रोड के लिए उपयोग में लेंगे। तो इसमें कहीं मिट्टी का प्रॉब्लम है, मिट्टी निकाल नहीं सकते एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं हमको एग्रीगेट का प्रॉब्लम है तो हम सॉइल स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो वेस्ट यूज होगी तो इसका आम के आम गुठली के दाम जैसा है। इसके कारण ये जो 10,000 हेक्टेयर में जो कचरा पड़ा है और जो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, हमारे लिए डिसीजेस लेके आ रहा है, ये पूरा अगर खत्म हो जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी और पर्यावरण में हवा शुद्ध होगी। और ये स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो हम लोग ये बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक पॉलिसी लगभग बन गई है और हम महानगर पालिका और नगर पालिका के स्पेस को सेग्रीगेट करके उसको हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के काम में यूज करेंगे। आपको याद होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे के समय मैं बहुत कोशिश की थी। मैंने उस समय वेंकैया जी नगर अर्बन मिनिस्टर थे, एलजी साहब थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को बुलाया, इसी हॉल में बहुत बार मीटिंग हुई और वो किसने करना और क्या करना और किसका काम है इसमें घूमते घूमते कुछ सफलता नहीं मिली। उस समय अगर ये आज होता तो दिल्ली मेरठ हाईवे में दिल्ली की 2 टेकड़ियां निकल जाती थी और दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। पर अभी वो काम शुरू हुआ है और इसके कारण निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। ये जो हम लोग विशेष रूप से पॉलिसी बना रहे हैं इसमें नगर परिषद और महानगर पालिका दोनों की वेस्ट को लेने के बारे में हम एक धोरण तैयार कर रहे हैं जिसके कारण निश्चित रूप से फायदा होगा। ये जो मशीनरी है ये महानगर पालिका में लगती है और कभी कभी जैसे फ्लैश में था, मैं 95-2000 में मंत्री था पीडब्ल्यूडी, तो मैं दिल्ली आता था शीला कोयल जी को मिलने के लिए, वो उस समय अर्बन मिनिस्टर थी और ये फ्लैश के बारे में खूब पीछे पड़ के काम करता था। तब उस समय वो फ्लैश की थोड़ी पॉलिसी बनी, तब फ्लैश कोई लेता नहीं था और फ्लैश में वैल्यू क्रिएट हुई। अभी हमारे रोड के काम बंद पड़े। अभी सेक्रेटरी साहब जब ज्वाइन हुए तो हमें पावर मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और हमने ये कहा कि हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि फ्लैश फुकट में देंगे, अब आप पैसे मांगेंगे तो मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा कि 2021 तक जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए कुछ दिन पुराने उनमें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैश मिलेगी, जिसके कारण हमारे रोड के काम शुरू हो गए। अब फ्लैश महंगी हो गई। बाद में हमारे प्रयासों के बाद 35% फ्लैश सीमेंट में डाली जाती है और वो सीमेंट की कीमत नहीं कम होती और फ्लैश सस्ती उसमें डाली जाती है। इन्वायरमेंट के लिए वो भी एक बड़ा काम हो गया। तो आज फ्लैश में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि पावर स्टेशंस फ्लैश का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बंद करेगी और जहां बोले वहां पहुंचा देगी। और बाद में फ्लैश की कीमत बढ़ गई तो वो ऑर्डर में काम करने में अनेक अड़चने आई। तो आज फ्लैश कहीं रुकती नहीं, मिलती नहीं। फ्लैश के लिए मुझे मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ता है, पावर मिनिस्ट्री को फोन करना पड़ता है। तो जैसे फ्लैश का मामला निपट गया जो पावर प्लांट के बाजू में होती थी, वैसे ये म्यूनिसिपल वेस्ट का भी हम लोग पॉलिसी बनाकर ये करेंगे और हम 400 करोड़ लीटर हम डीजल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। 1000 करोड़ के काम में करीब 80 से 100 करोड़ का डीजल लगता है। तो अभी हमने ये तभी में आपने हेवी मशीनरी के एग्जीबिशन को देखा होगा, उसमें इलेक्ट्रिक के बुलडोजर, इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी मशीन, हाइड्रोजन की मशीन तैयार हुई है। अब आईसी इंजन में टाटा और लेलर ने ट्रक बनाए जिसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं। जो एलएनजी का ट्रक आपने देखा जो मैंने लॉन्च किया ब्लू एनर्जी का, तो एक इसमें 1400 किलोमीटर चलता है और जहां डीजल का खर्चा 100 रुपये था वो 50 रुपये पे आता है। यहाँ सीएनजी यूज किया तो 55 रुपये पे आता है, 60 रुपये पे। और इसलिए इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, अब इथेनॉल के इंजन भी बन रहे हैं हमारे यहाँ। आपने देखा नागपुर में स्कैनिया की 25 बसेस 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल 60 रुपये, डीजल 110 रुपये। तो नेचुरली तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। स्वच्छता ही सेवा को लेकर के वो अपनी मिनिस्ट्री की पूरी जानकारी दे रहे थे। साथ ही इस वक्त क्या कुछ कामकाज किया जा रहा है, किस तरीके से कचरा मुक्त बनाने की तैयारी इस वक्त महानगरों को चल रही है, उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम नई पॉलिसी बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से साफ किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी हाईवे हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जब ज्यादा खराब हो जाता है तो उससे जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, हाईवे पे आ जाता है। तो ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने किस तरीके से तैयारी चल रही है उसके बारे में नितिन गडकरी ने जानकारी दी। सड़कों पर गड्ढे ना हो इसकी भी योजना जो है वो पूरी तैयार की जा रही है।
इसके अलावा सोलर एनर्जी के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो लाइटें लगाई जा रही है वो सोलर एनर्जी के जरिए लगाई जा रही है, जिससे कि बिजली की जो खपत है वो थोड़ी कम हो। 1 घंटा एक कार्यक्रम की भी बात उन्होंने की, जो हम स्वच्छता ही सेवा की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और स्वच्छता के जरिए श्रमदान का कार्य किया जाएगा 1 अक्टूबर को, उसके बारे में भी जानकारी नितिन गडकरी ने दी। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।